हाश, प्रावधान और संचय, डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न एंड रिजर्व्स। इसके प्रथम भाग में आपका स्वागत है। यह अध्याय बीकॉम पार्ट फर्स्ट के यूनिट 1 में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के सिलेबस में सम्मिलित किया गया है। इंट्रोडक्शन, परिचय। कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट आर टेंजिबल आइटम्स दैट। हास की विचारधारा। संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण मूर्त संपत्तियां हैं जिनको ए आर हेल्ड फॉर यूज इन द इंट्रोडक्शन और supply of goods or services for rental to others or for administrative purposes, and B are expected to be used during more than a period of 12 months. A उत्पादन में या माल अथवा सेवा की आपूर्ति में उपयोग हेतु दूसरों को किराए के लिए या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए रखा जाता है, तथा बी 12 माह से अधिक अवधि के दौरान प्रयोग के लिए उसकी आशा की जाती है। These are also called fixed assets in common parlance. इनको सामान्य बोलचाल की भाषा में स्थायी संपत्तियां भी कहा जाता है। When a fixed asset is purchased, it is recorded in books of accounts at its original or acquisition purchase cost. जब किसी स्थायी संपत्ति को खरीदा जाता है तो इसको लेखा पुस्तकों में उसके मौलिक या अभिप्राप्ति क्रय मूल्य पर रिकॉर्ड किया जाता है। However, fixed assets are used to earn revenues for a number of accounting periods in future with the same acquisition cost until the concerned fixed asset is sold or discarded. लेकिन स्थायी संपत्तियों को भविष्य में अनेक लेखांकन अवधियों के लिए उसी प्राप्ति लागत पर आगम कमाने के लिए काम में लाया जाता है जब तक संबद्ध स्थायी संपत्ति को बेच नहीं दिया जाता या त्याग नहीं दिया जाता। It is therefore necessary that a part of the acquisition cost of the fixed asset is treated or allocated as an expenses in each of the accounting period in which the asset is utilized. अतः यह आवश्यक हो जाता है कि स्थायी संपत्तियों की प्राप्ति लागत के एक भाग की प्रत्येक लेखांकन अवधि में एक व्यय के रूप में लिया या प्रभारित किया जाए जिससे संपत्ति का उपयोग किया जाता है। The amount or value of fixed assets allocated in such manner to respective accounting period is called depreciation. स्थायी संपत्ति की राशि का वह मूल्य ऐसे तरीके से जो प्रभारित किया जाता है तत्संबद्ध लेखा अवधि के प्रति हास कहलाता है। Value of such assets decreases with passage of time mainly due to following reasons. ऐसी संपत्तियों का मूल्य समय बीतने के साथ साथ कम होता जाता है और इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित है। नंबर 1, व्यवसाय में उसके उपयोग के कारण घिसावट, wear and tear due to its use in business. Second, a flux of time when it is not being used. समय बीतने के कारण, भले ही तब जब उसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं हो रहा हो। नंबर 3, obsolescence due to technological और अदर चेंजेस, प्रौद्योगिकी या अन्य परिवर्तनों के कारण अप्रचलन।
बाजार से हट जाना। नंबर 4, डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू, बाजार मूल्य में गिरावट। नंबर 5, डिप्लेशन मेनली इन केस ऑफ माइंस एंड अदर नेचुरल रिजर्व्स, रिक्तीकरण मुख्यतः खानों तथा अन्य प्राकृतिक भंडारों की दशा में जैसे जैसे उनका उपयोग होता है वे खाली होते जाते हैं। It is important to account for value of portion of property, plant and equipment utilized for generating revenue during an accounting year to ascertain true income. This portion of cost of property, plant and equipment allocated to an accounting year is called depreciation. सही आय की गणना के लिए एक लेखांकन अवधि के दौरान आगम कमाने के लिए प्रयुक्त संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के भाग के मूल्यों के लिए लेखा करना महत्वपूर्ण होता है। संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की लागत का भाग जो एक लेखांकन अवधि के प्रति प्रभारित किया जाता है, हास कहलाता है। एज पर शेड्यूल 2 under the Companies Act 2013, depreciation is the systematic allocation of the depreciable amount of an assets over its useful life. कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 2 के अनुसार हास उसके उपयोगी जीवन के दौरान किसी संपत्ति की हासमान राशि का व्यवस्थित प्रभारण होता है। The depreciable amount of an asset is the cost of an asset or other amount substituted for cost less its residual value. एक संपत्ति की हास योग्य राशि उस संपत्ति की लागत है या लागत के लिए अन्य प्रतिस्थापित राशि है जिसमें से उसके अवशेष मूल्य को घटा दिया जाता है। The useful life of an asset is the period over which an asset is expected to be available for use by an entity or the number of production or similar units expected to be obtained from the assets by the entity. एक संपत्ति का उपयोगी जीवन वह अवधि होती है जिसके दौरान एक संपत्ति से किसी संस्था द्वारा उपयोग हेतु उपलब्ध होने की आशा की जाए या उत्पाद की संख्या या ऐसी ही इकाइयाँ जिनकी संस्था द्वारा संपत्ति से प्राप्त होने की आशा की जाती है। Thus, there are 3 important factors for computing depreciation. अतः हास की गणना के लिए 3 महत्वपूर्ण घटक इस प्रकार है। नंबर 1, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स, संपत्ति का अनुमानित उपयोगी जीवन। नंबर 2, कॉस्ट ऑफ एसेट्स, संपत्ति की लागत। नंबर 3, रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ द इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन के अंत में संपत्ति का अवशेष मूल्य। Depreciation of an asset begins when it is available for use, that is, when it is in the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by the management. किसी संपत्ति का हास तब प्रारंभ होता है जब वह उपयोग हेतु उपलब्ध होती है, अर्थात जब यह ऐसी स्थिति तथा दशा में होता है जो उसके लिए प्रबंध द्वारा अपेक्षित तरीके से परिचालन के लिए समर्थ हो। Thus, it is not necessary that an asset must be used to be depreciated. There is decrease in value of assets due to normal wear and tear even when these are not physically used. Accordingly, value of such wear and tear should be estimated and accounted for. अतः यह आवश्यक नहीं है कि एक संपत्ति का प्रयोग किया जाए
और उस पर हाथ लगाना हो। सामान्य गिरावट के कारण संपत्तियों के मूल्य में गिरावट आती है, भले ही भौतिक तौर पर उनका प्रयोग न किया जा रहा हो। तदनुसार ऐसी गिरावट का मूल्य अनुमानित किया जाना चाहिए तथा उसका लेखांकन किया जाना चाहिए। Depreciation is allocated so as to charge a fair proportion of the depreciable amount in each accounting period during the expected useful life of the assets. हास प्रभारित किया जाता है ताकि संपत्ति के प्रत्याशित उपयोगी जीवन के दौरान प्रत्येक लेखांकन अवधि में हासमान राशि का एक उचित अनुपात चार्ज किया जा सके। The loss in the value of assets employed for carrying on a business being an essential element of business expenditure. It is necessary to calculate the amount of such loss and to make a provision and therefore arrive at the amount of profit or loss made by the business. व्यावसायिक व्ययों का एक अनिवार्य तत्व होने के कारण एक व्यवसाय को चलाने के लिए काम आ रही संपत्तियों के मूल्य में हानि या आवश्यक होता है कि ऐसी हानि की राशि की गणना की जाए तथा प्रावधान बनाया जाए तथा इसके लिए व्यवसाय के द्वारा कमाए गए लाभ या हानि की राशि तक उचित रूप से पहुंचा जा सके। बेसिकली the cost of an asset used for purpose of business has to be written off over its economic, not physical, life, which necessarily must be estimated. मौलिक तौर पर व्यवसाय के उद्देश्य के लिए प्रयुक्त किसी संपत्ति की लागत को उसके आर्थिक जीवन न कि भौतिक जीवन के दौरान अपलिखित किया जाना होता है, जिसका अनिवार्यतः अनुमान लगाया जाना चाहिए। A point to remember is that usually at the end of the economic life an asset has some value as scrap or otherwise. याद रखने की एक बात है कि बहुधा आर्थिक जीवन के अंत में एक संपत्ति का कुछ न कुछ मूल्य स्क्रैप के रूप में या अन्यथा रहता है। The amount to be written off in each year should be as such which will reduce the book value of the asset at the end of its economic life to its estimated scrap value. प्रत्येक लेखांकन वर्ष में अपलिखित की जाने वाली राशि ऐसी होनी चाहिए जो संपत्ति के पुस्तकीय मूल्य को घटाएगी उसके आर्थिक जीवन के अंत में उसके अनुमानित स्क्रैप मूल्य तक लाने के लिए। A pertinent question, of course, is the price likely to prevail at the time of replacement. That is why some people advocate the calculation of depreciation on the basis of replacement price rather than cost. वास्तव में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रतिस्थापन के समय पर संभवतः विद्यमान मूल्य। यही कारण है कि कुछ लोग उसकी लागत की अपेक्षा संपत्ति के प्रतिस्थापन मूल्य के आधार पर हास की गणना करने की सिफारिश करते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन कंपोनेंट्स ऑफ एन एसेट्स, किसी संपत्ति के हिस्सों पर हास। It may be noted that accounting standards as well as the Companies Act 2013 requires depreciation to be charged on a component basis. उल्लेखनीय है कि लेखांकन मानदंड तथा साथ ही साथ कंपनी अधिनियम 2013 यह अपेक्षा करता है कि हास को हिस्से पुर्जों के आधार पर चार्ज किया जाए। Each part of an item of property, plant and equipment with a cost that is significant in relation to the total cost of the item should be depreciated separately.
संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की एक मद का प्रत्येक भाग एक लागत के साथ जो मद को कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण हो उस पर पृथकतः हाथ लगाया जाना चाहिए। An enterprise should allocate the amount initially recognized in respect of an item of property, plant and equipment to its significant parts, components and should depreciate each such part separately based on the useful life and residual value of each particular component। एक उपक्रम को संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के संबंध में प्रारंभिक तौर पर मान्य राशि का प्रभारण किया जाना चाहिए। उसके महत्वपूर्ण पार्टों, हिस्से पुर्जों के प्रति तथा उपयोगी जीवन तथा ऐसे प्रत्येक पार्ट या हिस्से विशेष के अवशेष मूल्य के आधार पर पृथक पृथक हाथ लगाना चाहिए। For example, aircraft is a classic example of such an asset. The airframe, that is the body of the aircraft, the engines and the interiors have different individual useful lives। उदाहरण के लिए एक संपत्ति का ऐसी संपत्ति का एयरक्राफ्ट एक विशिष्ट उदाहरण है। एयरफ्रेम अर्थात जो एयरक्राफ्ट का बाहरी भाग होता है तथा इंजन्स तथा इंटीरियर की व्यक्तिगत तौर पर अलग अलग उपयोगी जीवन अवधि होती है। If the life of the airframe being the longest of the individual lives of the three major types of components, it is taken as the life of the aircraft. It is important that other two major components, that is engine and interiors, are depreciated over their effective useful life and not over the life of airframe। यदि एयरफ्रेम का जीवन इन तीनों महत्वपूर्ण प्रकार के प्रखंडों में व्यक्तिगत जीवन सबसे लंबा हो को एयरक्राफ्ट के जीवन के रूप में ले लिया जाता है, तो यह महत्वपूर्ण है कि अन्य दोनों महत्वपूर्ण हिस्से अर्थात इंजन्स और इंटीरियर्स उनके तत्संबंध उपयोगी जीवन के दौरान हासिल हो जाते हैं, न कि एयरफ्रेम के जीवन के दौरान। Other components, usually small and low, value, which will require replacement very frequently, may be depreciated over the useful life of airframe and their frequent replacement cost may be charged to expenses as and when it is incurred। अन्य हिस्से तथा प्रखंड जो अपेक्षाकृत कम तथा निम्न मूल्य वाले होते हैं, जिनको बार बार प्रतिस्थापन की आवश्यकता होती है, एयरफ्रेम के उपयोगी जीवन के दौरान हासिल हो सकते हैं तथा उनकी निरंतर प्रतिस्थापन लागत को जब भी ऐसा करना आवश्यक हो जाए व्यय के रूप में चार्ज किया जा सकता है। Here it is important to note that a part of property, plant and equipment to be identified as a separate component should have both a significant cost when compared to overall cost of item of property, plant and equipment, and b estimated useful life or depreciation method different from rest of the part of the property, plant and equipment। यहाँ यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण का एक भाग एक पृथक
भाग के रूप में पहचाना जाए। ये दोनों ही होने चाहिए। ए, महत्वपूर्ण लागत संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की मद की सर्वांगीण लागत की तुलना के समय तथा बी, अनुमानित उपयोगी जीवन या हास की विधि संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के शेष भागों से अलग हो। A significant part of an item of property, plant and equipment may have a useful life and a depreciation method that are the same as the useful life and the depreciation method of another significant part of that same item. Such parts may be grouped in determining the depreciation charge. संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की एक मद का महत्वपूर्ण भाग हो सकता है उसका उपयोगी जीवन तथा हास की विधि, वैसी ही उस मद के एक अन्य महत्वपूर्ण भाग की हास की विधि तथा उपयोगी जीवन के समान ही हो। ऐसे पार्टों को हास के प्रभार के निर्धारण में ग्रुप किया जा सकता है। About this chapter, so many things are still to be considered and discussed. We will be going through in coming lectures. Thank you.